हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्रीवियस ईयर इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन जो दिसंबर 2014 में थे। तो ये पार्ट 2 है। इससे पहले पार्ट 1 में भी हमने कुछ क्वेश्चंस करे हैं, तो आज हम उससे आगे सीरीज में चलेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो पहला क्वेश्चन है द रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस के ऊपर, जो कि डजनबेरी ने दिया हुआ है। सजेस्ट दैट एज इनकम इंक्रीजेस कंजम्पशन कर्व शिफ्ट अबव एंड देयरफॉर एपीसी राइज होगी, फॉल होगी, कांस्टेंट रहेगी या इक्वल टू 1 होगी। अब ये डजनबेरी की हमने रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस पढ़ी हुई है, और मैंने आपको एपीसी कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्यों ज्यादा होगी क्यों कम होगी, सब बिल्कुल डिटेल्ड में समझा रखा है। आपने नहीं देखी है तो मैं लिंक अटैच कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से देख लीजिए। अदरवाइज आप ये चीज देखिए, रिलेटिव इनकम में हम क्या देखते हैं, अपनी इनकम हम अपने पड़ोसियों से कंपेयर करते हैं कि उनके अकॉर्डिंग कैसी सोसाइटी में हम रह रहे हैं। उनकी इनकम ज्यादा है तो हम अपनी कंजम्पशन को ज्यादा कर लेते हैं, मतलब हम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को मैच करने का सोचते हैं जितना पॉसिबल हो। अगर एक सोसाइटी में हम रह रहे हैं जिसमें सबके पास कार है, तो हम भी अपनी कार लेने की कोशिश करेंगे कि हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सेम हो। तो इस टाइप की ये हाइपोथेसिस है। तो इसमें कह रहा है, मान लो आपकी इनकम बढ़ जाती है जिसकी वजह से आपकी कंजम्पशन कर्व भी अबव शिफ्ट हो गई, तो इससे एपीसी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। पहले आप ये बताइए एपीसी कैलकुलेट कैसे होता है। एपीसी क्या होता है, कंजम्पशन अपॉन इनकम, यही होता है सी बाय वाई। जैसे एमपीसी होता है डेल्टा सी बाय डेल्टा वाई, एपीसी क्या होता है सी बाय वाई। अब इन्होंने कहा जब इनकम बढ़ी तो उससे एमपीसी पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर आपसे मैं जनरली पूछूं, मान लो आपकी आज के टाइम पे आपकी इनकम है 10,000 रुपीज। अब आपको प्रमोशन मिला, आपकी इनकम हो गई लेट्स से 25,000 रुपीज। तो क्या आप जितनी आपकी इनकम बढ़ी है उतना ही आप कंजम्पशन भी बढ़ा दोगे। अगर आपकी इनकम 15,000 से बढ़ी है तो क्या आप कंजम्पशन भी इतनी बढ़ा दोगे। आंसर आएगा नहीं, नहीं बढ़ेगी। तो जब भी इनकम हमारी बढ़ रही है, हम उसका कुछ पार्ट कंजम्पशन में लगा देंगे। मान लो जैसे यहाँ से 10 से 25,000 है, यानी कि 15,000 हमारी इनकम बढ़ी है पर मंथ। तो ये हो सकता है कि पहले में कंज्यूम कर रहे थे हम 2,000 का, अब हम कर देंगे उसको 3,000 रुपए, यही हो सकता है। तो इससे ये दिखता है जब भी आपकी इनकम बढ़ती है तो आपकी कंजम्पशन बढ़ती है, लेकिन इनकम के इंक्रीज के प्रोपोर्शन में बहुत कम बढ़ती है। यानी कि अगर ये डबल बढ़ेगी इनकम तो आपका कंजम्पशन 1 टाइम ही बढ़ेगा। अगर ये 100% बढ़ी है इनकम, तो मतलब कंजम्पशन लेस देन 100% बढ़ेगी, 20% बढ़ गई, 30% बढ़ गई। तो अब जब ये होगा तो एपीसी पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। जब आपका डिनोमिनेटर ज्यादा बढ़ रहा है, न्यूमरेटर कम बढ़ रहा है, तो आपका एमपीसी क्या होगा, फॉल हो जाएगा। सो इसका आंसर आएगा एमपीसी फॉल्स, सिंपल। सो जेम्स डजनबेरी ने रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस दी थी, जिसमें इन्होंने कहा था कि जो कंजम्पशन है ना, वो हमारी रिलेटिव इनकम पे भी डिपेंड करती है एब्सोल्यूट से ज्यादा। उन्होंने सजेस्ट किया था पीपल मेंटेन करते हैं एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेस्ड ऑन पास्ट पीक इनकम लेवल में। जैसे अब अगर हम 10,000 पे जो हमारा स्टैंडर्ड है, हम वही स्टैंडर्ड अपना मेंटेन करने की कोशिश करेंगे, उससे इंप्रूव ही करेंगे, कोई डिटोरिएट करना नहीं चाहता उस चीज को। तो एज इनकम इंक्रीजेस कंजम्पशन फंक्शन बढ़ेगा, बट नॉट प्रोपोर्शनेटली लीडिंग टू अ डिक्लाइन इन एपीसी। ये मना नहीं कर रही कि कंजम्पशन नहीं बढ़ेगा, कंजम्पशन भी बढ़ेगा, लेकिन इनकम जितनी बढ़ेगी ना उससे कम कंजम्पशन बढ़ेगा। और जब भी ऐसा होता है कि आपका डिनोमिनेटर ज्यादा बढ़ रहा है, तो वो इस पूरे फ्रैक्शन को कम कर देगा, जिसकी वजह से एपी कम हो गया, एपीसी। So APC क्या होता है, C by Y, consumption by income decreases as income increases because people save a large fraction of their income. सेविंग वो लोग ज्यादा कर देंगे, कंजम्पशन को बढ़ाएंगे लेकिन कम बढ़ेगी, जिसकी वजह से APC डिक्लाइन हो गया है। तो इसका आंसर ना राइज आएगा, ना कांस्टेंट रहेगा, ना 1 होगा। आंसर आ गया बी।
आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग सेड इन्फ्लेशन इज एवरीवेयर एंड ऑलवेज अ मॉनेटरी फिनोमिना। ऐसी स्टेटमेंट बहुत बारी यूजीसी नेट में देखी जाती है कि आपको देख दिया इन्फ्लेशन हर जगह है और ऑलवेज एक मॉनेटरी फिनोमिना है। ये किसने कहा है? मॉनेटरी जहां पे भी आ जाए ना, मॉनेटरी फिनोमिना, तो हमने पढ़ा है पहले क्लासिकल्स आए थे, फिर केन्स आए थे, फिर मॉनेटरिस्ट आए थे, तो ऑफ कोर्स मॉनेटरिस्ट वालों ने मॉनेटरी बोला होगा। तो इनमें से कौन है वो? तो ऐसी जब भी स्टेटमेंट आया ना मनी से रिलेटेड, वो ज्यादातर हमें बोली गई है मिल्टन फ्रीडमैन के द्वारा। एज पर माई इंफॉर्मेशन जो मोस्टली जो होती है मनी से रिलेटेड सारी स्टेटमेंट मिल्टन फ्रीडमैन की दी हुई है। ठीक है, तो इन्हें नहीं कहा था कि अगर मनी सप्लाई बढ़ा देंगे हम जिसकी वजह से प्राइस बढ़ जाएंगे, इन्फ्लेशन आ जाएगा, मनी सप्लाई बढ़ने से प्राइसेस बढ़ गए, अब सेंट्रल बैंक उसको कंट्रोल करेगी, इससे ग्रोथ स्टेबिलिटी पे इम्पैक्ट पड़ेगा, ये सब कुछ जो मनी से रिलेटेड जो भी चीजें हो रही है वो मॉनेटरिस्ट ने बोला था, जिसमें जो मेन पे थे, लीड पे थे, वो थे मिल्टन फ्रीडमैन। तो ये स्टेटमेंट किसने दी? मिल्टन फ्रीडमैन ने। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड, अकॉर्डिंग टू कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी। कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी क्या होती है, पहले आप उसको रिकॉल कर लीजिए। कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी में ये कहा जाता है कि दो कंट्रीज उस गुड में ट्रेड करेगी जिसमें उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कम होगी, है ना, उसमें उसकी स्पेशलाइजेशन हो जाएगी। तो ये कह रहा है अकॉर्डिंग टू कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी इंटरनेशनल ट्रेड कहां पर नहीं होगा? A country is efficient in the production of both goods. Efficient और inefficient क्या होता है? कि हम यूटिलाइज रिसोर्सेज को अच्छे से कर रहे हैं, कम टाइम में कर रहे हैं, ये होता है एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी, वन कंट्री इज एफिशिएंट इन द प्रोडक्शन ऑफ दोनों गुड्स में एक कंट्री एफिशिएंट हो सकती है। ये लेकिन कॉन्सेप्ट है एब्सोल्यूट एडवांटेज का, कि आप रिसोर्सेज कितने अच्छे से यूज कर रहे हो, है ना। सिमिलरली वन कंट्री इज इनएफिशिएंट इन द प्रोडक्शन ऑफ दोनों गुड्स में हो सकता है इनएफिशिएंट हो, जितना प्रोड्यूस कर सकते हो उतना नहीं कर रहे, तो एब्सोल्यूट तो डिफरेंट है, तो यहाँ पर ये दोनों तो नहीं होंगे। अब आपको ध्यान देना है कि कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पे डिपेंड करती है, जिसकी कम होगी वो कंट्री वो चीज ट्रेड कर देगी, वो चीज एक्सपोर्ट करेगी। तो यहाँ पे कहा है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ टू प्रोडक्ट्स आर सेम इन बोथ द कंट्रीज। अगर मान लो इंडिया और चाइना ट्रेड करने निकले हैं और इंडिया एक कार को प्रोड्यूस करने के लिए उन्हें मान लो 10 कोई भी स्टील सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है, और वही सेम चीज अगर चाइना भी कह रही है कि एक कार को प्रोड्यूस करने के लिए मेरे को 10 यूनिट्स ऑफ स्टील सेक्रीफाइस करने पड़ रहे हैं, क्या आप इन दोनों कंट्रीज में ट्रेड करा सकते हो? द आंसर वुड बी नो। अगर आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ही सेम है दोनों कंट्री में, तो कौन स्पेशलाइज हुआ उसमें? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जब निकलता है कि कौन कितना कम सेक्रीफाइस कर रहा है, उसमें उसकी स्पेशलाइजेशन होगी। मैं कह रही हूं मैं एक कार प्रोड्यूस कर सकती हूँ 5 स्टील को सेक्रीफाइस करके, चाइना कह रही है मेरे को अगर वही कार प्रोड्यूस करनी हो तो मैं 10 स्टील को सेक्रीफाइस करूंगी। तो इससे ये दिखता है इंडिया अच्छा प्रोड्यूस कर रही है कार, क्योंकि उसको कम सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है। लेकिन अगर दोनों कहें कि हमें सेम ही सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है, तो किसी भी कंट्री की कोई भी कंपैरेटिव एडवांटेज नहीं होगी और वहां पर इंटरनेशनल ट्रेड नहीं होगा। तो दिस इज द करेक्ट आंसर कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ टू प्रोडक्ट्स अगर दोनों कंट्रीज में सेम है तो इंटरनेशनल ट्रेड नहीं होगा। ओके, आई होप ये क्लियर है, नन भी नहीं जाएगा। तो बैलेंसिंग स्पेशलाइजेशन और ट्रेड में देखने के लिए हम कंपैरेटिव एडवांटेज में सबसे पहले देखते हैं लोअर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होनी चाहिए, जिसमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कम है उसमें हमारी स्पेशलाइजेशन है, उससे ट्रेड करो जिससे इकोनॉमिक वेलफेयर हमारा इंप्रूव हो जाए। तो उसमें हम ऐसे ट्रेड करते हैं कि इकोनॉमिक गेन भी हो और हमारी स्पेशलाइजेशन भी बैलेंस हो। मेरी कार में एडवांटेज है तो दूसरे की किसी और चीज में हो। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट एक्सप्लेन्ड इन पीकॉक वाइजमैन हाइपोथेसिस। अब ये मेरी प्लेलिस्ट में आपको ये भी मिल जाएगी, पीकॉक वाइजमैन हाइपोथेसिस क्या है। तो अगर आपने देखी है तो आप खुद आंसर करना।
तो डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट क्या बताता है पीकॉक वाइजमैन हाइपोथेसिस में? क्या अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर अकॉर्डिंग टू हायर इकोनॉमिक ग्रोथ, या ये मूवमेंट बताता है एक ओल्डर लेवल ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर एंड टैक्सेशन टू अ न्यू लेवल, public expenditure increases at a steady rate and reaches higher level, government undertake more and more newer activities and hence public expenditure rises steeply upward. तो पीकॉक वाइजमैन हाइपोथेसिस ये कहती है कि पब्लिक एक्सपेंडिचर को हमें इंक्रीज करते रहना चाहिए, बट नॉट स्मूथली। ये नहीं कि बस बढ़ रहा है पब्लिक एक्सपेंडिचर, और पब्लिक एक्सपेंडिचर जब बढ़ता है ना तो वो स्टेप्स में बढ़ता है कि आज इतना है, कल इतना हो जाएगा, फिर इतना हो जाएगा, फिर इतना हो जाएगा। वो स्टेप्स में बढ़ता है, ना कि स्मूथली बढ़ता है। तो जब मान लो कोई पीरियड क्राइसिस का चल रहा है, जैसे वॉर आ गई या इकोनॉमिक इमरजेंसी हो गई, तो गवर्नमेंट अपना रेजिंग फंड कर देती है, अपना पब्लिक स्पेंडिंग बढ़ा देती है, टैक्सेशन को बढ़ा देती है अपने नए डिमांड्स को पूरा करने के लिए। आफ्टर द क्राइसिस एंड द न्यू हायर लेवल ऑफ एक्सपेंडिचर को मेंटेन किया जाता है, जिससे दिखता है डिस्प्लेसमेंट, अपनी प्लेस से वो चीज हट चुकी है। तो पहले अगर गवर्नमेंट स्पेंडिंग 5 करोड़ थी और कोई क्राइसिस आया, उन्होंने क्या किया, वो बढ़ाएंगी, अब 5 से हो सकता है 15 कर दी उन्होंने अपनी स्पेंडिंग। तो क्या ये स्मूथली एक करोड़ यूं करके बढ़ाती है गवर्नमेंट? नहीं, ये सीधा जंप करती है। तो वही बोला गया है पीकॉक वाइजमैन ने कि कभी भी जो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर होता है वो कभी भी स्मूथली नहीं बढ़ता, वो जंप्स में बढ़ता है। सेकेंडली, जब एक एक्सपेंडिचर एक लेवल से दूसरे लेवल पे जाता है तो वो उस नए लेवल पे गवर्नमेंट मेंटेन करती है, और जब एक पोजीशन से वो दूसरी में चला गया, इस इफेक्ट को हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। तो अगर हम ऑप्शन पे जाएं तो द मूवमेंट फ्रॉम एन ओल्डर लेवल से नए लेवल पे जाने को हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। कि नए लेवल से, जहां पे हमारा टैक्सेशन या पब्लिक स्पेंडिंग चल रहा था, उससे जब हम नए लेवल पे चले गए, उसे कहते हैं डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। ओके, आई थिंक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5, लमसम ग्रांट का क्या मतलब है? अब ये तो सबको पता होगा, लमसम ग्रांट मतलब कोई कंट्री दूसरे कंट्री को एक बड़ा अमाउंट ग्रांट में दे रही है। अब इसके ऑप्शन को देख के बताइए क्या आंसर होना चाहिए। अ ग्रांट हुज अमाउंट इज सफिशिएंट टू मीट द एक्सपेंडिचर, अ मैचिंग और कंडीशनल ग्रांट, ग्रांट गिवन फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस एंड कैन बी यूटिलाइज्ड ओनली फॉर दैट पर्पस, या अ ग्रांट हुज अमाउंट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी मैचिंग एफर्ट ऑफ द रिसिपिएंट। पॉज करके खुद आंसर करने की कोशिश करना। तो लमसम ग्रांट है जब एक कंट्री दूसरी कंट्री को ग्रांट दे रही है। क्या एक ग्रांट इसलिए दिया जाता है कि वो जितना हमें एक्सपेंडिचर करना उतना ही ग्रांट मिलता है? ऐसा तो कोई पॉलिसी नहीं है। तो ऐसा तो नहीं होता कि मेरे को इंडिया को 10 करोड़ का खर्चा करना है इसलिए दूसरी कंट्री हमें 10 करोड़ रुपए दे रही है, ऐसा तो नहीं होता। अब मैचिंग और कंडीशनल ग्रांट होता है, एक मैचिंग या कंडीशनल ग्रांट की आपको उसी कंडीशन के ऊपर, आपको किसी एक पर्टिकुलर कंडीशन के ऊपर आपको ग्रांट दिया जा रहा है। जैसा वॉर चल रही है तो यूक्रेन को हो सकता है कि कोई कंट्री कह रही है आपको वॉर के लिए हम इतना ग्रांट दे रहे हैं, कि हम कंडीशन रख रहे हैं कि वॉर के लिए, उससे सेफ होने के लिए आप इस ग्रांट को यूज करें, तो उसे हम कह सकते हैं मैचिंग या कंडीशनल ग्रांट। ग्रांट गिवन फॉर अ स्पेशल पर्पस और इट कैन बी यूटिलाइज ओनली फॉर दैट पर्पस। तो ये भी हो सकता है कंडीशनल ग्रांट या स्पेसिफिक ग्रांट, यही हो गया ना कि एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए आपको दिया है, आप वो यूज करें। लेकिन अगर मैं आपको सिर्फ कह रही हूँ लम सम ग्रांट, तो क्या इसमें कोई कंडीशन मेंशन्ड है? नहीं। तो अ ग्रांट हुज अमाउंट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी मैचिंग एफर्ट ऑफ द रिसिपिएंट। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा लमसम ग्रांट का मतलब एक ग्रांट जिसमें एक अमाउंट दिया गया है जो नहीं डिपेंड करता किसी भी मैचिंग एफर्ट के, कि ये नहीं कह रहे कि हमने ग्रांट इस वजह से दिया है या इसके लिए दिया है, बस ग्रांट दिया है। तो एक होता है लमसम ग्रांट जिसमें एक फिक्स्ड फंडिंग दी जाती है विदाउट मैचिंग रिक्वायरमेंट। कोई रिक्वायरमेंट नहीं देखते कि हम इसके लिए दे रहे हैं, यूं दे रहे हैं, बस दे दिया आपने।
एक कंट्री ने दूसरी को दे दिया। दूसरा होता है मैचिंग फंड या कंडीशनल फंड। इसमें होता है रिक्वायर रेसिपिएंट टू मैच फंड प्रमोटिंग इन्वेस्टमेंट, कि आपको कोई एक चीज बता दी कि हमने इस पर्टिकुलर चीज के लिए आपको इतना अमाउंट ग्रांट में दिया है, बट क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं था, तो इसलिए हम इसे लमसम ग्रांट ही मानेंगे विदाउट एनी स्पेसिफिक मैचिंग या कोई कंडीशन यहाँ पे नहीं है। तो इसका आंसर आ जाएगा डी। ठीक है, तो थैंक यू। अगर कोई भी डाउट हो प्लीज यूज कमेंट सेक्शन एंड प्लीज रिवाइज द टॉपिक, क्योंकि हर एक टॉपिक में से छोटे छोटे क्वेश्चन आ जाते हैं, तो किसी भी टॉपिक को स्किप मत करना। आज हमने कौन से नए टॉपिक पढ़े हैं? एक तो हमने देखा कंपैरेटिव एडवांटेज पे क्वेश्चन था, एक पीकॉक वाइजमैन में था क्वेश्चन। तो ये टॉपिक्स आप जरूर कवर करें। डजनबेरी की रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस पे भी क्वेश्चन था। तो अलग अलग टॉपिक से क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं, तो आप सब अपने आप को रेडी रखिए, एग्जाम आने ही वाला है। सो थैंक यू। अगर कोई भी डाउट हो प्लीज यूज कमेंट सेक्शन। हैव अ ग्रेट डे। बाय बाय।